नमस्कार दोस्तों। लखीमपुर हिंसा के बाद से लगातार पीड़ित किसान, चश्मदीद किसान, मौके पर मौजूद किसान ये दावे के साथ कह रहे थे कि जब मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा का बेटा अपने साथियों के साथ 3 गाड़ियों के काफिले के साथ किसानों को कुचलता हुआ आगे बढ़ा था, तब गोलियों की आवाजें भी आई थी, गोलियां भी चली थी। आशीष मिश्रा और उनके साथियों ने गोलियां चलाई थी, लेकिन आशीष मिश्रा, उनके मंत्री पिता अजय मिश्रा और उनके तमाम गुर्गों ने लगातार इस बात का खंडन किया और बार बार कहा कि वहां गोली नहीं चली। लेकिन अब सबसे बड़ा सबूत सामने आया। सबूत ये कि मंत्री का बेटा मोनू मिश्रा, उसका दोस्त अंकित दास और उसके साथ और जो लोग थे, उनके पास हथियार थे, 4 हथियार थे और इन हथियारों से गोलियां चली थी। और इस गोलियां चलने की तस्दीक एफएसएल की बैलिस्टिक रिपोर्ट से हो चुकी है और ये रिपोर्ट अब इस बात की तस्दीक करता है कि आशीष मिश्रा के काफिले में जो लोग थे हथियार बंद थे और उन्होंने किसानों पर गोलियां चलाई। एफएसएल से आई बैलिस्टिक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष की रिवॉल्वर और राइफल से फायरिंग की पुष्टि हुई है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में देख रहा हूं, कई अखबारों की वेबसाइट पर भी यह खबर है कि पुलिस ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे और मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के और उसके दोस्त अंकित दास के 4 असलहों को जब्त किया था। इसमें अंकित दास की पिस्टल, लतीफ की रिपीटर गन और आशीष मिश्रा की राइफल शामिल थी। पुलिस की तरफ से चारों असलहों की एफएसएल जांच कराई गई। जांच की रिपोर्ट में इन असलहों से फायरिंग की पुष्टि हुई है। कोर्ट ने बैलिस्टिक जांच की रिपोर्ट मांगी थी। कल आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई करते हुए 5वीं बार सुनवाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि खास आरोपी को बचाने के लिए सबूत जुटा रही है यूपी पुलिस। यूपी सरकार की जांच पर भरोसा नहीं, कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और यह भी पूछा था कि एफएसएल की रिपोर्ट कहां है, बैलिस्टिक रिपोर्ट कहां है। तो वो रिपोर्ट अब आई है। सार्वजनिक तौर पर वो जो खबर और जानकारी आ रही है उसके मुताबिक यह साफ हो गया कि फायरिंग हुई। 3 गाड़ियों में आशीष मिश्रा और उसके दोस्त सवार थे। पहली गाड़ी थार, जिससे किसानों को सबसे आगे कुचला गया, उसके पीछे फॉर्च्यूनर और उसके पीछे स्कॉर्पियो। इन 3 गाड़ियों में जो लोग सवार थे उनमें से 13 लोगों को पकड़ा जा चुका है, गिरफ्तार हो चुके हैं। अब इसमें सवाल यह उठता है कि अंकित दास और लतीफ एसआईटी के सामने जान बचाने के लिए फायरिंग की बात स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन कितने राउंड की फायरिंग, 4 हथियारों से फायरिंग, जो खोखे बरामद हुए उसका मिलान किया जाएगा। और ये फायरिंग की नौबत क्यों आई और क्या वाकई जान बचाने जैसी स्थिति है थी उस समय, और उसके पहले थार ने कुचला क्यों, ऐसे कई सवाल हैं जिसकी जांच अभी होनी है। अब इसी में इन सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले। भास्कर ने कुछ सवाल खड़े किए हैं। हिंसा के वक्त आशीष मिश्रा कहां था, आशीष और अंकित की गन किसने चलाई। अब किसने चलाई ये पुलिस जांच करे। आशीष मिश्रा और उनके लोग लगातार ये साबित करने की कोशिश में लगे थे कि आशीष मिश्रा मौका वारदात पर था ही नहीं, वो दंगल में था। जबकि तमाम ऐसे गवाह हैं जिन्होंने आशीष मिश्रा को वहां देखा, उसे भागते देखा। इसमें वो पीड़ित और घायल किसान भी हैं जो उन गाड़ियों की चपेट में आए थे। अब एफएसएल की इस बैलिस्टिक रिपोर्ट के साथ ही सारे सबूत आशीष मिश्रा के खिलाफ सामने हैं। किसानों की गवाही, पीड़ितों की गवाही, घायलों की गवाही, चश्मदीदों की गवाही एक तरफ और ये रिपोर्ट एक तरफ। अब इस बात के सबूत सामने हैं कि वो गाड़ी थार आशीष मिश्रा की थी, वो राइफल जिससे गोली चली आशीष मिश्रा की थी, वो पिस्टल जिससे गोली चली आशीष मिश्रा की थी। अब ये सब अगर आशीष मिश्रा के नाम है तो फिर ये कैसे हो सकता है कि आशीष मिश्रा वहां ना हो। क्या यह मुमकिन है कि कोई शख्स अपनी गाड़ी भी किसी को दे दे, अपनी पिस्टल भी किसी को दे दे, अपनी राइफल भी किसी को दे दे और वो वहां ना हो, वो कहीं और हो, जो बचाव में उनके साथी कर रहे हैं। तो अब इतने सबूत के बाद अब देखना है कि जांच की दिशा किस दिशा में जाती है, क्योंकि बचाने की अब तक जितनी कोशिशें हो रही है वो तो सामने है। तो अब सवाल उठता है कि अब के सबूत आशीष मिश्रा की गर्दन दबोचेंगे, लेकिन उससे बड़ा एक सवाल यह भी है कि क्या अब भी प्रधानमंत्री मोदी अपने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इसी बैलिस्टिक रिपोर्ट की जो खबर है
उसमें बहुत तरह की जो जानकारियां हैं, जिसमें मैंने कहा कि 2 जो इसके साथी थे, इन्होंने अपने कहा था कि हमने फायरिंग आत्मरक्षा में की थी। लेकिन अंकित ने पूछताछ में बताया था कि लौटते वक्त थार के पीछे में काली फॉर्च्यूनर में था, थार हरिओम और मेरी गाड़ी शेखर नाम का आदमी चला रहा था। और उसके बाद वो तस्वीर और वीडियो आपने देखा होगा जिसमें थार बहुत तेज रफ्तार से आती है और आगे जो किसान जा रहे हैं, जिसमें तेजिंदर सिंह विर्क के किसान नेता और उनके साथ कई लोग थे, जिसमें एक 62 साल के बुजुर्ग थे जो सबसे पहले चपेट में आए थे, जिनकी मौके पर मौत हो गई थी, और कुल 4 किसानों की मौत गाड़ियों की चपेट में आने से हुई थी। लेकिन अब बात यही है कि इस बैलिस्टिक रिपोर्ट के बाद और इस फायरिंग के सबूत मिलने के बाद अब एसआईटी क्या करेगी, और सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहा है कि आपकी जांच पर हमें भरोसा है, यहां तक कि आपकी न्यायिक जांच पर भी भरोसा नहीं है, ये बहुत बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और साथ में ये भी कि एक आरोपी को, खास आरोपी को बचाने की कोशिश हो रही है यूपी सरकार की तरफ से। तो अब आगे जांच किस दिशा में जाती है, उससे पहले एक बात और बता दें, वो तो पता चलेगा क्या होता है, अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में है कि ये जो आशीष मिश्रा के पिता हैं, अजय मिश्रा, ये पुराने शातिर हैं, हिस्ट्री शीटर रहे हैं, मैंने पहले के वीडियो में भी बताया है। 1996 में लखीमपुर खीरी के पास निघासन इलाके में तिकुनिया में इनके खिलाफ हिस्ट्री शीट खुली थी, जो बाद में हाईकोर्ट के आदेश पर बंद हुई, लेकिन उन पर हत्या का मामला भी था। 2000 में प्रभात गुप्ता नाम के कारोबारी का कत्ल का आरोप था आशीष मिश्रा और उनके पिता पर, मंत्री जो अभी हैं उन पर भी। कैसे बचे ये बहुत दिलचस्प है, कैसे बरी हुए हत्या के मामले से बहुत दिलचस्प है। और वही कोशिश, उसी तरह की कोशिश इस पूरे मामले में भी हो रही है, गवाहों को, नए गवाह खड़े करके कुछ ऐसे सबूत जुटाकर ये बताने के लिए कि आशीष मिश्रा मौका वारदात पर नहीं था और जो घसीटा गया किसानों को, थार से कुचला गया, उसमें उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। कैसे बचे थे अजय मिश्रा? अजय मिश्रा पर जब कत्ल का आरोप लगा 2000 में और 2004 में वो बरी हुए लोअर कोर्ट से, जो बरी करने वाले जज थे वो एक दिन बाद रिटायर कर गए। लेकिन उसके पहले जब ये मामला तूल पकड़ा था प्रभात गुप्ता का, तो उस वक्त समझिए वो आदमी, अजय मिश्रा नाम का शख्स, स्थानीय स्तर पर कितना रसूखदार, दबंग, बाहुबली, पावरफुल सब कुछ होगा, कितनी सेटिंग होगी उसकी, कितनी नेटवर्किंग होगी कि उस समय जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने यूपी के मुख्य सचिव योगेंद्र नारायण को पत्र लिखकर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा था। लेकिन टेनी का दबदबा ऐसा था कि प्रधानमंत्री का पत्र भी बेअसर रहा। ये दैनिक भास्कर में एक स्टोरी छपी थी विस्तार से पिछले महीने, उसी के हवाले से मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन इसमें जो सबसे खास बात है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कैसे ये लोग सबूत गढ़ते हैं और कैसे आरोपी या अभियुक्त को बचाने की कोशिशें होती है। इसमें जो जांच कर रहे थे प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले की, जांच अधिकारी आरपी तिवारी ने अपने जो रोजनामचा होता है, फाइल जो होती केस फाइल, उसमें उन्होंने लिखा आखिरी पन्ने पर, अजय मिश्रा, गौर से सुनिएगा, अजय मिश्रा उर्फ टेनी बीजेपी का महामंत्री है तथा क्षेत्रीय विधायक और यूपी सरकार में सहकारिता मंत्री श्री राम कुमार वर्मा का खास व्यक्ति होने एवं दबंग होने के कारण इसके आतंक और भय से क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति सही और सत्य बात कहने की हिम्मत नहीं कर रहा है। विश्वस्त सूत्र के अनुसार यह नेपाल के पास होने के कारण तस्करी के कार्यों में भी लिप्त है, जिससे इसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। ये जो आईओ हैं थे आरपी तिवारी, इन्होंने अपनी डायरी में लिखी थी टेनी के बारे में। वही टेनी जो अभी केंद्र में मोदी जी की सरकार में साफ सुथरी छवि वाले प्रधानमंत्री की सरकार में गृह राज्य मंत्री हैं। 3 अक्टूबर को किसानों को कुचला गया और आज 3 अक्टूबर के बाद आज 9 तारीख है, 9 नवंबर, 36 दिन हो गए, अभी भी कुर्सी पर है। लेकिन इससे आगे एक और अहम बात है जो आईओ ने लिखी थी। आईओ ने लिखा कि इन सभी कारणों से ये कुछ लोगों पर दबाव डालकर शपथ पत्रों के माध्यम से गवाही दिलवा रहा है, जो घटना के समय ना ही मौजूद रहे, ना ही घटना की सही जानकारी है। अब सोचिए, अजय मिश्रा हत्या के मामले से बरी हुए, जज रिटायर कर गए फैसला सुनाकर, लेकिन
ये गवाह ऐसे खड़े किए गए जो पुलिस वाले भी जान रहे थे, ऐसे गवाहों से हलफनामा देकर बयान दिलवाया गया जो वहां मौजूद नहीं थे ये कहें, और इस मामले में अजय मिश्रा का पक्ष मजबूत हो। हूबहू वही कोशिश आशीष मिश्रा को बचाने में भी हुई। आशीष मिश्रा की पेशी जिस दिन हुई थी, पहले दिन 12 घंटे की पूछताछ जिस दिन हुई थी और देर रात गिरफ्तारी हुई थी, 12 से ज़्यादा कहा गया हलफनामे लेकर गया था कई गवाहों के, जो ये बताने के लिए काफ़ी थे उनके मुताबिक कि आशीष मिश्रा वहाँ नहीं थे जहाँ किसानों को कुचला गया, थार में नहीं थे, वो दंगल वाली जगह पर थे। लेकिन दरअसल कहाँ थे? दंगल वाली जगह पर होने का कोई वीडियो नहीं है, कोई सबूत नहीं है। अगर मंत्री का बेटा वहाँ होता और वही दंगल का आयोजक था तो वीडियो और सबूत होता कि 2 बजे से 3:30 बजे के बीच घटना थी, उस वक्त कहाँ था। इसका कोई सबूत नहीं है कि वो वहाँ था। लेकिन वो जहाँ घटना हुई, जहाँ किसानों को कुचला गया, उसके आसपास होने के कई सबूत ऐसे मिलते हैं। गवाह जिन्होंने सुना, पीड़ित जिन्होंने कहा कि उन्होंने देखा भागते हुए मोनू मिश्रा को, और कुछ लोग वहाँ जिनका कहना है गाड़ी से उतरकर भागा, और तो और कहा गया मोबाइल नेटवर्क या मोबाइल टावर के हिसाब से भी वो वहाँ आसपास था। कुछ और सबूत पुलिस को मिले हैं, सीसीटीवी फुटेज, और इसके आधार पर कम से कम ऐसा कोई सबूत नहीं है कि वो दंगल में था। तो ये एक सबूत और सबूत मिटाने की कोशिश, नए गवाह और अपने पक्ष में सबूत जुटाने की कोशिश, इस कोशिश में अजय मिश्रा का साथ या उसके बेटे का साथ योगी राज में एसआईटी या यूपी पुलिस दे रही है। और इसी का एहसास सुप्रीम कोर्ट को है कि सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ जाए कि आपकी जांच पर भरोसा नहीं है। 2 एफआईआर को मिलाकर ओवरलैप करके जिस ढंग से जांच हो रही है, एक एफआईआर के सबूत या गवाह का इस्तेमाल दूसरे एफआईआर में किया जा रहा है, जो कल जज ने कहा सिर्फ हलफनामे में ही अलग अलग जांच हो रही है, दोनों मामलों में ओवरलैपिंग हो रही है। एफआईआर नंबर 220 के सबूत एफआईआर नंबर 219 में इस्तेमाल हो रहे हैं। 3 एफआईआर चूंकि दर्ज हुई है, एक किसानों की मौत की एफआईआर, एक जो आशीष मिश्रा के साथी गाड़ियों में थे पॉलिटिकल वर्कर्स उनकी मौत का, और एक रमन कश्यप का। यही एसआईटी पर आरोप है कि एसआईटी दूसरे एफआईआर से कुछ ऐसे गवाह जुटाकर जो किसानों पर आरोप लगाएं और मुख्य आरोपी को बचाने की बात कह रहे हैं, या मुख्य आरोपी की वहां गैर मौजूदगी की बात कर रहे हैं, ऐसे बयान के आधार पर एसआईटी जांच कर रही है। अब सुप्रीम कोर्ट की फटकार और ये कहना कि दूसरे राज्य के जज, रिटायर्ड जज जांच करें, ये तो अब देखना होगा कि आगे किस दिशा में पूरा मामला जाता है। लेकिन फिर भी जांच तो एसआईटी को करना है, जज सिर्फ मॉनिटर करते हैं, और एसआईटी अगर ऐसे जांच कर रही है तो मामला संदिग्ध है। लेकिन बार बार सवाल प्रधानमंत्री मोदी पर है कि इस बैलिस्टिक रिपोर्ट के आने के बाद भी, ये इस सबूत मिलने के बाद भी कि उनके पास असलहे थे, उन्होंने फायरिंग की और उसके बाद गाड़ियों से किसानों को कुचला गया। और मंत्री का दागदार इतिहास जिसमें हिस्ट्री शीटर रहा है, और सिर्फ 12 साल का उसका पॉलिटिकल कैरियर है। अगर उस तरह से देखें, ऐसे 2000 में के आसपास वो सक्रिय हुआ, लेकिन 2009 में जो शख्स जिला पंचायत का सदस्य रहा हो, 2012 में पहली बार विधानसभा का सदस्य बीजेपी के टिकट पर चुना गया हो, पहली बार विधायक बना शख्स 2012 में, और 2021 में केंद्र में राज्य मंत्री है। 9 साल में विधायक से राज्य मंत्री का सफर है केंद्र में, और वो भी गृह राज्य मंत्री, और उसके पहले जिला पंचायत सिर्फ 3 साल पहले। तो समझिए कुछ तो खास है अजय मिश्र टेनी में, और इतना खास है कि अजय मिश्र टेनी का बेटा सलाखों के पीछे उसे पहुंचाने के लिए कितनी मशक्कत हुई, सुप्रीम कोर्ट की बार बार फटकार, सुप्रीम कोर्ट का इतना कुछ कहना, सुप्रीम कोर्ट की पेशी, हर पेशी के दिन यूपी सरकार का मुंह काला होना, और उसके बाद भी अजय मिश्रा का टिके रहना। तो क्या अब भी हम मान लें कि ये बैलिस्टिक रिपोर्ट, एफएसएल की रिपोर्ट और ऐसे सबूत सब दम तोड़ देंगे और उसे सजा नहीं होगी? हमें इंतज़ार करना होगा। भरोसा रखिए सुप्रीम कोर्ट पर। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। इससे पहले आपको बता दें, बार बार मैं बता रहा हूँ कि मैं 2 महीने तक यूपी की चुनावी यात्रा पर था। बीच में दिवाली और कुछ और वजहों से एक ब्रेक हुआ, लेकिन वो सिलसिला कल या परसों से शुरू करूँगा। फिरोजाबाद और आसपास के इलाके से होता हुआ एटा, इटावा और कई इलाकों में जाऊँगा। आप अगर चाहते हैं आपके इलाके में आऊँ तो आप मुझे मेल करें, अपनी समस्याएं बताएं, मुश्किलें बताएं, अगर कोई विकास हुआ, शानदार काम हुआ वो भी बताएं, कुछ नहीं हुआ वो भी बताएं, लेकिन कुछ बताएं जिससे लगे कि मुझे आपके यहाँ आना चाहिए। साथ में अपना फ़ोन नंबर भी लिखें। मेरा नाम है अजीत अंजुम और इसी नाम से मेल आईडी है अजीत अंजुम 2022
gmail.com। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर आपने अब तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे, अच्छा लगेगा।